चैनल निवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। लास्ट क्लास में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म क्या है। सबसे पहले मैंने आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था, देन बताया था कि ये टू टाइप के थे। फर्स्ट हमारा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के हमने टू टाइप डिस्कस किए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देन हमने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप, जिसमें हमने 6 टाइप के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट था हमारा चेन, सेकंड था हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। ये सारे के सारे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप के रूप में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप के बताए थे ये भी हमने। एक हमारा था कॉन्फिगरेशनल एंड एक हमारा था कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फर्दर टू टाइप का होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहां तक हमने बात की थी। क्या बताया कि आइसोमेरिज्म टू टाइप के थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमने 6 टाइप डिस्कस किए थे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेनली 2 टाइप के थे। वो था हमारे पास है हमारे एक कॉन्फिगरेशनल और एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म था फर्दर से 2 टाइप के था, एक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हमारा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जनरल जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप लास्ट क्लास आप लोगों ने देखी होगी और अच्छे से आपको समझ आया होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये होगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का ही टाइप होगा। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म था हमारे जो, वो हमने बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, बट अरेंजमेंट यहाँ पे क्या थी, डिफरेंट। 3D अरेंजमेंट होंगी डिफरेंट। ये हमने बताया था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, इसके पास भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फिगरेशन। क्या बताया इसने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो होगा डायरेक्शन होगी रोटेशन की। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो डायरेक्शन होगी या फिर कहें उसकी जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो होगी डिफरेंट। और वो डिफरेंट क्यों होगी, ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फिगरेशन। डिफरेंट कॉन्फिगरेशन की वजह से उनकी जो लाइट होगी उनका रोटेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पहले देखो है क्या ये सब चीज। देखो ये हमारे पास ये है लाइट, ये है सिंपल लाइट। सिंपल लाइट कैसी होगी, सारी डायरेक्शन में होगी सिंपल लाइट। ठीक है, अब हमने सिंपल लाइट को निकेल प्रिज्म से पास आउट किया। ये हमारे पास रखा है यहाँ पे निकोल प्रिज्म CaCO3। अब ये सिंपल लाइट है, सिंपल लाइट को हमने पास किया इसे निकेल प्रिज्म से। जैसे हम निकोल प्रिज्म से सिंपल लाइट को पास करेंगे देन हमें मिलेंगी ये लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट है ये, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर यहां तक सबको,
अभी तक क्या क्या हमने, जो सिंपल लाइट है, सिंपल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास आउट किया और हमें मिली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हमें बताना क्या है, जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, वही हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक पोलैरिमीटर, ये है पोलैरिमीटर ट्यूब, पोलैरिमीटर ट्यूब। ये पोलैरिमीटर का काम क्या है, इसका काम है इन लाइट को रोटेट करवाना, इन लाइट को रोटेट करवाएगा किसी भी एंगल पर। देखो जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यहाँ पे लगाई पोलैरिमीटर ट्यूब, जैसे इस पोलैरिमीटर ट्यूब के साथ क्या करेंगे, पास आउट करेंगे, तो इनके पास दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये लाइट रोटेट ना करे या फिर ये रोटेट करे, दो कंडीशन होगी, या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट करेंगी या फिर रोटेट नहीं करेंगी, दो कंडीशन होंगी। यदि रोटेट नहीं करेंगी तो वो होंगी हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि लाइट रोटेट करेंगे तो वो होगी ऑप्टिकली एक्टिव। यहां तक क्लियर है सबको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का ही एक टाइप है, ठीक है। यहाँ पे होगा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो रोटेशन होगी वो होगी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें क्या किया है, हमारे पास सिंपल लाइट है, सिंपल लाइट की क्या होगी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में होगी सिंपल लाइट। अब उसको हमने निकोल प्रिज्म से पास आउट किया, निकोल प्रिज्म से पास आउट करेंगे जैसे सिंपल लाइट को, तो हमें मिलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब हम इन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलैरिमीटर ट्यूब से पास आउट करेंगे। ये जो पोलैरिमीटर ट्यूब है इसका काम है जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इनको रोटेट करवाना, किसी भी एंगल थीटा पे रोटेट करवाना। अब यहाँ पे देखो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारी रोटेट कर जाएगी या फिर ये रोटेट नहीं करेगी। यदि ये रोटेट करेगी तो ये होंगे हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव, यदि रोटेट नहीं करेंगी तो हमें मिलेगी ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां तक क्लियर है? तो ये हमारे पास थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे ही हम पोलैरिमीटर ट्यूब से इसे पास आउट करेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी, एक तो वो कंडीशन होगी जो रोटेट नहीं करेंगी, पीपीएल, ठीक है। रोटेट नहीं करेंगे तो हमें कैसे मिलेंगी, एज इट इज। यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, तो ये होंगी हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर यहाँ तक सबको? अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन होगी कि ये रोटेट करे। अब रोटेट करे उसमें भी अब दो कंडीशन है, एक तो ये लेफ्ट साइड रोटेट करे या फिर राइट साइड में रोटेट करे। देखो क्या होगा, ये हमारे पास है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक बार तो ये कंडीशन है कि राइट साइड में रोटेट करे, इधर क्या क्या ये राइट साइड में रोटेट किया। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि ये लेफ्ट साइड में रोटेट करे, ये क्या लेफ्ट साइड में रोटेट। तो यहाँ पे जो एंगल बना, किस एंगल से रोटेट हुई है, ये एंगल थीटा, और यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो होगा थीटा। क्लियर? यहाँ तक दो कंडीशन हुई, एक तो हमारी ये हुई कि लाइट रोटेट ना करे, सेकंड कंडीशन ये थी कि लाइट रोटेट करे। अब रोटेट करेंगे लाइट, वहां पे भी दो कंडीशन होगी, या तो लाइट लेफ्ट साइड में रोटेट करे या फिर वो राइट साइड में रोटेट करे। अब इनका नाम क्या होगा, देखो यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड में रोटेट करेंगी, यदि ये राइट साइड में रोटेट करेंगे तो इसे हम कहेंगे डी, और लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे ये होगी डी, स्मॉल डी, ये होगा एल। क्या होगा, एल। डी, डी मीन्स डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल होगा हमारा लेवो रोटेटरी,
तो क्लियर है, डी क्या होगा, डी होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड में क्या होगी, रोटेट करेगी। और हमारा एल होगा वो होगा लेवो रोटेटरी, जिसमें लाइट होगी वो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगी। यदि हम साइन की बात करें तो डेक्स्ट्रो होगा, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव से, और लेवो होगा इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से। यहाँ तक क्लियर है सबको, डेक्स्ट्रो और लेवो क्लियर हुआ। यदि डेक्स्ट्रो में होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी रोटेट करेगी राइट साइड में, और लेवो में लेफ्ट साइड में रोटेट करेगी। और ये हमारे दोनों डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी होंगे हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है यहाँ तक सबको, तो ये हमारा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होगा, चलो इससे पहले एक पॉइंट और कर लेते हैं। अभी हमने क्या बताया, देखो यदि हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमारे पास कोई कंपाउंड है, वो सिमेट्री है या फिर एसिमेट्री है, पहले ये देखना है। फिर हमें बताना है कि वो इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है। अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, पोलैरिमीटर से जैसे ही उसे पास आउट किया, दो कंडीशन मिली, या तो लाइट रोटेट कर जाए या लाइट रोटेट ना करे। ठीक है, रोटेट ना करे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, रोटेट कर जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव। यदि हम बात करें कंपाउंड की, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड है, देखो क्या करेंगे, दो कंपाउंड ले लिए हमने, एक ये हमारे पास कंपाउंड है, एक कंपाउंड है एल, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड एल है। अब हमें यहाँ देखना है क्या ये सिमेट्री है या फिर एसिमेट्री। पहले तो हम बात करें कंपाउंड ए की, यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, कैसा दिख रहा कंपाउंड, लाइन के लेफ्ट साइड और लाइन के राइट साइड क्या आपको सिमिलर दिख रहा है, बिल्कुल सिमिलर है, तो ये कैसा होगा, सिमेट्री कंपाउंड होगा, ये होगा सिमेट्री कंपाउंड, दोनों साइड कैसा है, सिमिलर है। यदि बात करें एल, एल को किसी भी डायरेक्शन से देख लो, किधर से भी हम लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं दिखेगा। देखो यहां से करेंगे तो भी सिमेट्रिकल नहीं है, यहां से देखेंगे तो भी सिमेट्रिकल नहीं है, यहां से देखेंगे तो भी सिमेट्रिकल नहीं होता एल, और यहां से देखेंगे तो भी सिमेट्रिकल नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक, एल ऐसे होता है, यहाँ ये छोटी लाइन ये बड़ी। ठीक है, ये मत सोचना कि दोनों एक जैसी लाइन है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये कैसा होगा, ये कंपाउंड होगा हमारे पास एसिमेट्री कंपाउंड, कंपाउंड ए होगा सिमेट्री, कंपाउंड एल होगा एसिमेट्री। अब जो सिमेट्री कंपाउंड है, जो सिमेट्री कंपाउंड है वो होगा हमारे पास इनएक्टिव, कैसा होगा, इनएक्टिव नेचर का, और जो सिमेट्री कंपाउंड होगा वो होगा एक्टिव, एक्टिव। और बात करें जो एसिमेट्री कंपाउंड होगा, ये होगा कायरल कंपाउंड, ये होगा कायरल, और जो सिमेट्री होगा ये होगा हमारे पास ए कायरल, ए कायरल। क्लियर यहाँ तक, हमने क्या बताया, हमने कोई दो कंपाउंड लिए हैं, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड एल है। यदि हम देखें कंपाउंड ए को, यदि यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे तो इसके दो पार्ट दिखेंगे हमें, जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज और सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो कैसा होगा हमारा कंपाउंड, सिमेट्री नेचर का होगा। सिमेट्रिकल जो कंपाउंड होंगे वो हमारे होंगे ए कायरल, और हमारे इनएक्टिव कंपाउंड होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे। यदि हम बात करें कंपाउंड एल की, तो यहाँ इस जो कंपाउंड एल है, इसमें कहीं से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें कोई भी हमें सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। तो कंपाउंड एल होगा एसिमेट्री कंपाउंड, साथ में ये होगा एक्टिव और कायरल कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करें कायरल कंपाउंड क्या है। देखो कायरल एक तो हमने देख लिया, जो एसिमेट्री कंपाउंड होंगे वो होंगे कायरल कंपाउंड। ठीक है, अब हमें बात करनी है कायरल कार्बन की। कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन क्या होगा, कायरल कार्बन की जो फर्स्ट कंडीशन है वो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो कायरल कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होगा जो 4 ग्रुप लगे होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट, 4 डिफरेंट ग्रुप, या फिर हम कहें
4 डिफरेंट एटम अटैच होंगे इसे कार्बन से। क्लियर? फर्स्ट जो कंडीशन है कायरल कार्बन की वो होगी कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। सेकंड कंडीशन है कार्बन पर लगे हुए 4 एटम या फिर 4 ग्रुप वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहां तक क्लियर है? तो वो कार्बन होगा हमारे पास है कायरल कार्बन और वो कंपाउंड होगा हमारे पास एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। अभी हमने बात की यहाँ पे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अभी हमने दो कंपाउंड लिए थे, कंपाउंड ए और कंपाउंड एल। वहां पे हमने सिमेट्री और एसिमेट्री बताई। एसिमेट्री वो होगी कि उसके अंदर से कोई भी लाइन, इमेजिनरी लाइन पास आउट करेंगे तो हमें कोई भी दो सिमेट्री कंपाउंड नहीं दिखेंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज हमें नहीं दिखेंगी। और सिमेट्रिकल कंपाउंड यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेज दिखे, या फिर हम कहें कि सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास देखो दो पॉइंट है। एक होगा हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी प्लेन इज डिवाइडेड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्या कहा इसने कि जो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, उसके बीच से हमने कोई इमेजिनरी प्लेन पास किया तो वहां से हमें दो इक्वल पार्ट मिले। कोई इमेजिनरी प्लेन पास किया, वहां से हमें मिले दो इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट होंगे और वो दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगी। क्या होंगी, मिरर इमेज होंगी एक दूसरे की। क्लियर? कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बीच से हमने क्या किया, कोई इमेजिनरी प्लेन पास किया तो वहां से हमें दो इक्वल पार्ट मिलेंगे और वो दोनों इक्वल पार्ट वे एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। उन्हें हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल होगा हमारे पास सिमेट्रिकल नेचर का। मॉलिक्यूल सिमेट्री होगा, मॉलिक्यूल सिमेट्री होगा तो ये हमारा कंपाउंड होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो कंपाउंड होगा हमारे पास एसिमेट्री और कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर यहां तक सबको? यदि एग्जांपल से हम बात करें, यदि एग्जांपल की बात करें, देखो COOH COOH HOH HOH, एक कंपाउंड हमारे पास ये है कंपाउंड ए। सेकंड जो कंपाउंड होगा हमारे पास COOH COOH OH और HOH, ये कंपाउंड है बी। ये हमारे पास दो कंपाउंड है। ठीक है, हमें क्या देखना है यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख, ये बताना है कि ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कंपाउंड। तो कंपाउंड ए की बात करें, जहां देखो यदि यहां से हम कोई इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे तो क्या होंगे, हमें दो पार्ट दिखेंगे, दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब दो इक्वल पार्ट में इसे हमने डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब दोनों पार्ट को देखेंगे क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो देखो एक दूसरे की मिरर इमेज है। OH, OH के जस्ट नीचे सामने क्या है OH और COH के सामने क्या है COH। हाइड्रोजन के सामने क्या होगा, हाइड्रोजन। तो क्या होंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, कंपाउंड ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। यदि हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा होगा, सिमेट्रिकल नेचर का होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल नेचर का होगा। और ये कंपाउंड होगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर यहां तक सबको? अब हमें बात करनी है सेकंड कंपाउंड की, कंपाउंड बी की। यहाँ पे देखो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसके सेंटर से या फिर क्या किया हमने, यहाँ से एक प्लेन पास कर दिया, यहां से हमने एक प्लेन पास किया तो कंपाउंड होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब हमें देखने हैं जो ये दोनों पार्ट हैं एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है OH। यहाँ पे क्या आना था, या तो फिर इसके सामने क्या आना था, हाइड्रोजन आना था, तो होती इसकी मिरर इमेज। और इधर भी क्या है, ऑपोजिट है
OH के सामने H है, तो यहाँ पे दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल होगा हमारा एसिमेट्री इन नेचर, एसिमेट्रिकल इन नेचर होगा, और कंपाउंड होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। बात करें कायरल, चेक करना हमें कायरल कार्बन है या फिर नहीं है। देखो ये हमारे पास है C1, ये माना हमने C2, तो C1 हमारे पास है। हमने क्या बताया, कार्बन की पहली कंडीशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सबको दिख रही है। बात करें यहाँ पे, जो यहाँ पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, क्या वो डिफरेंट है? देखो इधर तो हाइड्रोजन है एक साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक साइड हमारे पास है एसिड, और एक साइड हमारे पास ये पूरा ग्रुप है, तो क्या होंगे, चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये कार्बन होगा कायरल कार्बन, और C2 भी हमारे पास होगा कायरल कार्बन। सिमिलर यहाँ भी C1 एंड C2 दोनों यहाँ पे होंगे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर है। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल के बीच में हम एक इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे जिससे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। वो दोनों इक्वल पार्ट होंगे, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज है? यदि मिरर इमेज है तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, अदरवाइज प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगी। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट सिमेट्री की बात करें तो नेक्स्ट सिमेट्री हमारे पास होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ ए सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है पहले ये देखेंगे। ये एक पॉइंट है इन ए मॉलिक्यूल सच दैट एवरी एटम, आयन और ग्रुप when moved in a straight line through this point by the same distance in the opposite direction reach an identical position। ये क्या कह रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री था, वहां पे हमने एक प्लेन पास किया था, इमेजिनरी प्लेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई प्लेन नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट होगा मॉलिक्यूल के बीच में, और हमें करना क्या है, उस पॉइंट से हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जाके देखेंगे। यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम एटम, आयन या फिर हम कहें कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो सेम है दोनों डायरेक्शन में, पॉइंट के आगे भी और पीछे भी, यदि और सेम डिस्टेंस पे, यदि सेम ग्रुप लगा है तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। कैसे होगी? देखो ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, या फिर हम कहें यहां पे हमारे पास लगा है क्लोरीन, और यहां पे भी लगा है क्लोरीन, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें देखना है यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर नहीं। सेंटर में एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, यहां से हमें देखना है। यदि हम ऊपर की साइड जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, क्लोरीन एटम। नीचे की साइड जाएंगे इस साइड तो हमें क्या दिख रहा है, क्लोरीन एटम। दोनों क्या है, सेम एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, सेम डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वहां पे जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा हमारा सिमेट्री मॉलिक्यूल, और सिमेट्री मॉलिक्यूल की हम बात करें तो उसका नेचर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक पॉइंट होगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री में होगा इमेजिनरी प्लेन। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है इनैंशियोमर। देखो ये जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, इनके कुछ और हम डेफिनेशन देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर में होंगे इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड, रेसमिक मिक्सचर, ये सब ऑप्टिकल आइसोमर में ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनैंशियोमर क्या है। इनैंशियोमर क्या है, देखो इनैंशियोमर टू स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज टू ईच अदर। देखो ये सारे के सारे हम एक एग्जांपल से बताएंगे। जो हमारा इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, मीजो कंपाउंड है और रेसिमिक मिक्सचर है, ये जो चारों हमारे स्टीरियो आइसोमर हैं, इनको हम बताएंगे एक ही कंपाउंड, वो है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड है क्या, पहले इसका स्ट्रक्चर देखो।
टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड होगा COOH, COOH, OH। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये नहीं है कि दोनों OH इधर ही है और दोनों हाइड्रोजन इधर है। एक हाइड्रोजन और एक OH इधर हो सकता है लेफ्ट साइड, एक हाइड्रोजन एक OH हमारा राइट साइड में हो सकता है। बट टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर यही होगा, 2 COH ग्रुप और 2 OH ग्रुप हमारे यहाँ लगे होंगे, साथ में 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं कार्बन के साथ। ठीक है, तो हमें बताना है सबसे पहले इनैंशियोमर। इनैंशियोमर में क्या होगा, 2 स्टीरियो आइसोमर ऐसे होंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो होंगे बट नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। समझ में आओ, देखो समझने की कोशिश करो। सॉरी, मिरर इमेज क्या होंगे, हमारे पास कोई भी 2 कंपाउंड है, ये ए कंपाउंड है, ये हमारे पास है एक और ए कंपाउंड, क्या है एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल दिख रही है। अब हमें बात करनी है, मिरर इमेज तो है बट ये होंगे सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब इस ए कंपाउंड को इसके ऊपर रखे, क्या ये बिल्कुल सेम दिखेंगे आपको, ऐसे कैसे उठा के इसको इधर रख दे, ठीक है, बट ये क्या होंगे नॉन सुपर। यदि एज इट इज है तो सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा, ए तो क्या होगा सुपर इम्पोजेबल होगा, ठीक है, बट हमें यह क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल। देखो एग्जाम्पल से देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास है COOH, COOH, HOH, HOH, टार्ट्रिक एसिड। सेकंड जो होगा हमारे पास वो होगा COOH, HOH, HOH, COOH। ये हमारे पास है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड के 2 कंपाउंड हैं, ठीक है, 2 स्टीरियो आइसोमर हैं। अब हम बात करें, यदि हम बात करें यहाँ पे क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो सबसे पहले हम मिरर लगाएंगे बीच में और देखो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल है एक दूसरे की मिरर इमेज है। OH इधर OH, यहाँ पे OH हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या होगा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, और इसके जस्ट सामने भी क्या होगा हाइड्रोजन, COH, COH, COH और COH। क्या दिख रहा है आपको, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब हमें बात करनी है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को एज इट इज उठा के इस कंपाउंड पे रखेंगे, सेकंड कंपाउंड को हम उठा के सॉरी, सेकंड कंपाउंड को उठा के फर्स्ट कंपाउंड में एज इट इज रखेंगे। क्या ये डिट्टो सेम होंगे, नहीं होंगे। जैसे ही इस कंपाउंड को हम उठाएंगे और यहां रखेंगे फर्स्ट कंपाउंड पे, तो क्या हुआ, इसके OH किधर है लेफ्ट साइड, तो इधर आएंगे OH, और इसमें OH किधर है राइट साइड, तो ये क्या होंगे एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, ये होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो है बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये हमारे होंगे इनैंशियोमर। क्लियर यहाँ तक। मिरर इमेज तो होंगे 2 स्टीरियो आइसोमर बट वो एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। सुपर इम्पोजेबल का मतलब होगा कि एक कंपाउंड को उठा के दूसरे पे रख देना। क्या वो एक जैसे होंगे, तो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखो ये OH यहाँ है और इसके OH कहाँ, ये इसे उठाएंगे तो किधर जाएंगे, यहाँ पे OH जाएंगे इस हाइड्रोजन पे, तो एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसे ही हम कहेंगे इनैंशियोमर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होगा, देखो इनैंशियोमर में तो हमने बताया, इनैंशियोमर में था नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर्स में यही होगा भाई, 2 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे और वो क्या होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेज। ना तो सुपर इम्पोजेबल होंगे ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, वो होंगे हमारे पास डायस्टीरियोमर्स। देखो एग्जांपल से देखेंगे, COOH वही टार्ट्रिक एसिड का लेंगे, HOH, OH, H, COOH, HOH,
HOH। देखो ये हमारे पास दो कंपाउंड है, इन कंपाउंड को ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज चेक करने के लिए सबसे पहले इनके बीच में लगाएंगे एक मिरर। क्या दिख रहा है, क्या मिरर इमेज है? यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे क्या होना था मिरर इमेज में? OH होना था, यानी कि ये मिरर इमेज तो नहीं है, ये है नॉन मिरर इमेज। क्लियर यहाँ तक? कैसे है ये? नॉन मिरर इमेज। अब हम बात करें क्या ये सुपर इम्पोजेबल है या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखो यदि हम इस कंपाउंड को उठाएं, यदि हम या फिर हम कहें इस कंपाउंड को उठा के इस कंपाउंड पे लेके आए, फर्स्ट कंपाउंड को उठा के सेकंड कंपाउंड पे हम लेके जाएं, तो देखो जैसे इसे उठा के लेके आएंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, COH COH है, OH OH है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है। जैसे उठा के ले तो OH पे कौन आएगा? OH, और OH पे आएगा H। तो ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, साथ में नॉन मिरर इमेज होगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेज, उसे हम कहेंगे डाइस्टीरियो आइसोमर्स। यानी कि ना तो वे दोनों स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज हो, ना ही वो सुपर इम्पोजेबल हो, उन्हें हम कहेंगे डाइस्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर यहाँ तक? दोनों का डिफरेंस पता चला। इनैंशियोमर में भी क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, डाइस्टीरियोमर्स में भी नॉन सुपर इम्पोजेबल। बट इनैंशियोमर में दोनों आइसोमर होंगे मिरर इमेज, और डाइस्टीरियोमर्स में दोनों आइसोमर होंगे नॉन मिरर इमेज। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो होगा मीजो कंपाउंड। ये मीजो कंपाउंड क्या है अब ये देखो, इसे भी हम टार्ट्रिक एसिड से ही एक्सप्लेन कर देंगे, बस इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने हैं। मीजो कंपाउंड का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होगा हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? कायरल कार्बन होने चाहिए। मीजो कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए। सेकंड कंडीशन होगी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। ये दो कंडीशन फुलफिल होंगे, वही कंपाउंड हमारा मीजो कंपाउंड कहलाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे मीजो कंपाउंड में, देखो एग्जाम्पल वही टार्ट्रिक एसिड COOH HOH HOH। क्लियर यहाँ तक? क्या है ये? हमारे पास टार्ट्रिक एसिड का हमने एग्जाम्पल लिया है, ये टार्ट्रिक एसिड है। सबसे पहले ये देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए। बात करें यहाँ पे देखो C1 और C2, वैसे C1 C2 है नहीं, C1 तो ये होगा C2 और ये होगा C3, ये होगा C4। यदि हम बात करें C2 कार्बन की, तो C2 कार्बन में सबसे पहले कायरल कार्बन की कंडीशन क्या होती है? वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हो, तो वो तो है। बात करें सेकंड कंडीशन, ये चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट, तो एक COH है, एक H है, एक OH है और एक पूरा ये ग्रुप है हमारे पास। चारों क्या हो रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कार्बन होगा हमारे पास कायरल कार्बन। सिमिलर C3 भी हमारे पास कायरल कार्बन होगा। क्लियर यहाँ तक? C2 और C3 दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या है? कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन हमें मिल गए इस कंपाउंड में। बात करें नेक्स्ट कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो वो हमें कैसे पता चलेगी? देखो एक इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे, यहाँ से इमेजिनरी प्लेन पास करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो हम 2 इक्वल जो पार्ट है उनको देखेंगे, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो बिल्कुल ये OH OH के सामने OH, COH COH के जस्ट ऑपोजिट क्या है? COH, हाइड्रोजन के सामने क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे की, और साथ में क्या है? कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ? मीजो कंपाउंड हुआ। दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पे कायरल कार्बन भी प्रेजेंट है। तो मीजो कंपाउंड क्लियर यहाँ तक? यदि हम बात करें मीजो कंपाउंड, जितने भी मीजो कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। याद रखना,
जितने भी मीजो कंपाउंड होंगे सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और मीजो कंपाउंड होंगे हमारे इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन, ये इंटरनल कंपनसेशन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर कनेक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर कनेक्शन, ठीक है। जो मीजो कंपाउंड होंगे वहां होगी इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर कनेक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर कनेक्शन यानी कि एक ही कंपाउंड के बीच में हमने कनेक्टिविटी चेक करनी है, एक ही कंपाउंड के बीच में कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो ये था हमारा मीजो कंपाउंड। क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, उनके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट कंपाउंड जो हमारा है रेसिमिक मिक्सचर उसको बताएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे 2 टाइप की होंगी। एक होगी हमारे पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड होगी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में 2 टाइप की होंगी। एक होगी हमारी डी और एक होगी एक होगी आर और एक होगी एस कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट में होगी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव की बात करेंगे तो वो होगी डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में होंगी आर एस कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में होंगी डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर यहां तक? तो सबसे पहले हम बात करेंगे DL कॉन्फ़िगरेशन की। DL कॉन्फ़िगरेशन हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अब हमें बताना है D और L, डिफरेंस बताना है दोनों कॉन्फ़िगरेशन का। देखो ये मेनली D और L कॉन्फ़िगरेशन होगी, मेनली हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड। मेनली यूज इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब हम बात करें यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स की, CHO CH2OH। हम बात करें पहले कार्बोहाइड्रेट की, HOH, CHO HOH CH2OH, ठीक है। ये है ग्लाइसर एल्डिहाइड। क्या ये? ग्लाइसर एल्डिहाइड। एग्जाम्पल यह है ग्लाइसर एल्डिहाइड का। और ये हम बात कर रहे हैं क्या है? ये कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्लाइसर एल्डिहाइड है इसकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे लिखी है। एक होगी डी कॉन्फ़िगरेशन और एक होगी एल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे होगी? डी कौन सी है, एल कौन सी, हमें ये चेक करनी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में तो ये होगी कंडीशन, यदि हमारे पास OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप होगा यदि वो राइट साइड में है, यदि OH राइट साइड में है, देखो OH राइट साइड में है तो D, यदि OH लेफ्ट साइड में है तो होगी L कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे OH होगा वो किधर है? राइट साइड में है। किधर है? राइट साइड में। तो ये होगी हमारे पास है डी ग्लाइसरएल्डिहाइड। यदि हम बात करें इधर सेकंड कंपाउंड में तो यहाँ पे जो OH होगा वो होगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में है तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी L कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? L कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स में हमें देखना है OH ग्रुप को, यदि OH ग्रुप राइट साइड में है तो D कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट साइड में है तो L कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड की, कार्बोहाइड्रेट का क्लियर। अब हम बात करेंगे अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड में क्या होगा? वही CHO CH2OH NH2, या फिर रुको एक मिनट, ये ले लिया हमने, ठीक है। सेकंड जो कंपाउंड होगा वो होगा
CH3NH2H। ये हम बात करें हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड में क्या होगा, NH2 ग्रुप को देखेंगे, अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप को देखेंगे। यदि NH2 ग्रुप राइट साइड है तो होगा डी कॉन्फ़िगरेशन, यदि NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो होगा L कॉन्फ़िगरेशन। अब कंपाउंड में चेक करो, जो फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे जो NH2 है ये है राइट साइड में, राइट साइड में है तो होगी डी कॉन्फ़िगरेशन, और इधर किसमें है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में है तो ये होगी L कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स में हम OH को देखेंगे, अमीनो एसिड में NH2 को देखेंगे। OH हमारा राइट साइड में है तो D, लेफ्ट साइड में है तो L कॉन्फ़िगरेशन। यदि हम बात करें अमीनो एसिड, NH2 राइट साइड में है तो D कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट साइड में है तो L कॉन्फ़िगरेशन। ये याद रखने ना, L और L, लेफ्ट साइड में लेवो, ठीक है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट हमारी थी RS कॉन्फ़िगरेशन। किसमें था ये, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में RS कॉन्फ़िगरेशन। R होगा रेक्टस, S होगा सिनेस्टर। अब इसमें क्या करना है, जो RS होगा हमारे पास, देखो RS कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले हमें देखना होगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्शन देखेंगे वो होगा फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, अच्छा ये रहा फिशर प्रोजेक्शन। बाद में हम RS कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, पहले फिशर प्रोजेक्शन देखेंगे। ये फिशर प्रोजेक्शन क्या है, जो फिशर प्रोजेक्शन होगी उसमें होगा जो हमारे पास कंपाउंड होगा, जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, हमारा काम है जो 3D में मॉलिक्यूल होगा, 3D मॉलिक्यूल, उसे हम लिखेंगे 2D मॉलिक्यूल में, 2D मॉलिक्यूल में, और यही हमारा क्या कहलाएगा, फिशर प्रोजेक्शन। 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करना। देखो अब इसमें क्या होगा, इस टाइप से, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे। CH3 कुछ भी हो सकता है, CH2 CH3 HOH, ठीक है, ये होगा फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब हमें बात करनी है नेक्स्ट प्रोजेक्शन और देख ले हैं। नेक्स्ट होगा हमारा वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज डैश प्रोजेक्शन में क्या होगा, देखो इसमें जो कार्बन होगा फर्स्ट कंडीशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि इसके पास कितने ग्रुप लगे हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। यहाँ तक क्लियर है। और 4 डिफरेंट ग्रुप जो लगे होंगे तो उसमें 2 ग्रुप होंगे, वो होंगे ऑन द प्लेन पर, ऑन द प्लेन, यानी कि 2 ग्रुप तो लगे होंगे प्लेन पर। एक ग्रुप होगा वो होगा अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और एक ग्रुप होगा, या फिर हम एटम की बात करें वो होगा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो इसके रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारे हैं ऑन द प्लेन, ये हमारे होंगे, बीच में है कोई कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पे कोई एटम A लगा है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D। तो ये A और B एटम जो लगे हैं कार्बन पे, ये है ऑन द प्लेन पर, यानी कि प्लेन पर है। बात करें C एटम की, तो C एटम है हमारा अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन, या फिर इसे हम कहेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या फिर इसे कहेंगे हम अबोव द प्लेन, ठीक है। और ये होगा, ये हमारे पास होगा बिलो द प्लेन या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर यहां तक सबको, ठीक है। जो हमारा अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन होगा ये, और बिलो द प्लेन होगा ये, यहां तक क्लियर। अब हमें बात करनी है इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन की। RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है। यदि हम पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, पहले हम नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर, और वो हमें किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, एटॉमिक नंबर के बेस पे। यदि एटॉमिक नंबर ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा
वो फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब हमें बात क्या करनी है, हमें यहाँ तक तो देख लेंगे, कोई मॉलिक्यूल है, कोई यानी कि सेंटर में कार्बन है, कार्बन के अराउंड हमारे 4 डिफरेंट एटम लगे हैं। अब हमें वहां पे उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो हमारा फर्स्ट होगा, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। क्लियर, यहाँ तक नंबरिंग हमने दे दी। अब हमें करना क्या है, ये हमारे पास है फिशर प्रोजेक्शन, तो यानी कि ये हमारे पास है कार्बन, यहाँ पे एक ग्रुप ए, बी, सी और डी, ये 4 एटम लगे हैं। हमें नंबरिंग कर दी कुछ इस टाइप से 1 2 3 4। क्लियर, और एक बार नंबरिंग कर देंगे हम कुछ इस टाइप से, ये कार्बन है तो 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब हमने यहाँ पे क्या क्या इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग की। अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लास्ट या प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे क्या हम 4 नंबर, यदि 4 नंबर वर्टिकल पर है, 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे है, जैसे कि यहाँ पे ये होगी हमारी वर्टिकल लाइन, ये होगी वर्टिकल लाइन और ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि 4 नंबर वर्टिकल पर है, फोर्थ कहाँ पे है, वर्टिकल पर, वर्टिकल रो पे होगा, देन हम नंबरिंग करेंगे, वो करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ जो नंबर हमारा वो वर्टिकल पे है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, ऐसे जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, यदि फोर्थ पोजीशन, यदि फोर्थ पोजीशन है हॉरिजॉन्टल पर, देन हम नंबरिंग करेंगे 3 2 1। तो यहाँ पे तो इस टाइप से गया था, ठीक है, और यहाँ पे किधर जाएगा 3 2 1, 3 2 1। क्लियर, यदि फोर्थ नंबर वर्टिकल पे है तो हम जाएंगे 1 2 3, और यदि हॉरिजॉन्टल पे है तो जाएंगे 3 2 1। सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा, यदि ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यदि रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो होगा आर, यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो वो होगा एस कॉन्फ़िगरेशन का। क्या होगा, यदि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस होगा। अब यहाँ देखो कैसी है, क्लॉकवाइज कौन सी होती है, जो घड़ी की सुई जिस साइड रोटेट करते हैं वही होगी हमारी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्या है 3 2 1 गई, कहाँ दिख रहा आपको, घड़ी की साइड सुई ऐसे जाती है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर कॉन्फ़िगरेशन। कैसी होगी, आर कॉन्फ़िगरेशन। बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे जो 1 2 3 हम गए, किधर है वो कॉन्फ़िगरेशन, वो जा रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, फिशर प्रोजेक्शन में हमें क्या देखना है, पहले तो हमें याद रखना है फिशर प्रोजेक्शन होगा उसको हम 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस टाइप से। क्लियर है, अब हमें करना क्या है, हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो कार्बन के अराउंडिंग 4 एटम या ग्रुप होंगे उनको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करेंगे तो यदि फोर्थ एटम हमारा वर्टिकल रो पे है तो हम नंबरिंग करेंगे 1, जो रोटेशन करेंगे वो होगा 1 2 3। यदि फोर्थ हमारा किस पे होगा, हॉरिजॉन्टल पे, देन हम रोटेशन करवाएंगे 3 2 1। अब रोटेशन को हमें देखना है, यदि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आर होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लियर, यहाँ तक ये तो हमने देखी आर एस कॉन्फ़िगरेशन फिशर प्रोजेक्शन में। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो था वेज। वेज डैश में क्या था, ये हमारा वेज है और ये होगा डैश। ठीक है, वेज को ही हम कहेंगे अबव द प्लेन और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश को कहेंगे हम बिलो द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बताना क्या है, यहाँ पे भी हम वही जो कार्बन के अराउंड डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होंगे उनकी हम करेंगे नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये हमारे पास है कार्बन, वेज
डैश और 2 एटम होंगे प्लेन में। इधर भी कर लेते हैं। ये होगा। अब हमें करना क्या है, नंबरिंग करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे है A B C D, A B C D। अच्छा ये तो हमने सेम ही कर दिया, 1 मिनट को। नंबरिंग कर देते हैं सीधे ही। हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। मान लीजिए यदि हमारे पास फर्स्ट तो हम ध्यान रखेंगे जो हमारा 4th प्रायोरिटी का जो एटम होगा वो होना चाहिए वेज पे, डैश पे। किस पे होना चाहिए, डैश पे। 3 2 1, ठीक है। और यदि यहां पे आ गया, ये कुछ इस टाइप से है, हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, हमें यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग में के अकॉर्डिंग क्या है, यदि जो फोर्थ एटम होगा हमारा प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वो यदि हमारा है डैश पे, यदि वो डैश पे है तो हम रोटेशन करवाएंगे 1 2 3, रोटेशन करवाएंगे 1 2 3। यदि हमारे पास फोर्थ है वेज पे, रोटेशन इसका भी 1 2 3 करवाएंगे, ठीक है। या फिर हम कहें 3 2 1 करवा देंगे, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यदि 1 2 3 करवाते हैं दोनों में, तो यहाँ पे तो जो 1 2 3 होगा, डैश की बात करें पहले, 1 2 3 रोटेशन करवाएंगे। यदि क्लॉकवाइज है तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा। यदि हम बात करें, यदि फोर्थ एटम हमारा लगा है वेज पे और यदि हमने रोटेशन करवाया 1 2 3, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यदि क्लॉकवाइज है तो होगा एस, एंटी क्लॉकवाइज है तो होगा आर। क्लियर, एंटी क्लॉकवाइज है तो होगा आर। यहाँ पे देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल में फोर्थ एटम हमारा किस पे है, डैश पे है, तो हमें करनी है 1 2 3, ये हमने रोटेशन करवाई। अब ये रोटेशन कैसी दिख रही है, ये रोटेशन जो होगी, ये रोटेशन होगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ पे होगा आर कॉन्फ़िगरेशन। कैसी होगी, आर कॉन्फ़िगरेशन। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पे, यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा है वेज पोजीशन पे, वेज पे। अब वेज पे है तो क्या होगी, यदि हम 1 2 3 करवाएंगे, 1 2 3 करवाएंगे, 1 2 3 करवाएंगे तो कैसी डायरेक्शन दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि फोर्थ प्रायोरिटी किस पे है, डैश पे, तो होगा एंटी क्लॉकवाइज हमारा आर, एंटी क्लॉकवाइज हमारा आर होगा। या फिर 1 2 3 में कंफ्यूजन ना हो के, यदि डैश पे है तो 1 2 3 रोटेशन करवा देंगे, यदि वेज पे है तो 3 2 1 का रोटेशन करवा देंगे। क्लियर यहाँ तक सबको, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, साथ में प्रोजेक्शन भी, फिशर प्रोजेक्शन एंड वेज डैश प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हमारा होगा ऑप्टिकल आइसोमर इन एलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। सबसे पहले ये देखो, ये एलिन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। एलिन का स्ट्रक्चर होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जो टर्मिनल कार्बन होंगे वहां पे क्या होंगे, जो एटम लगे होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ए और बी सिमिलर नहीं होंगे। क्या होगा, एलिन, एलिन होगा हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और जो टर्मिनल कार्बन होंगे या फिर हम कहें जो फ्री वैलेंस वाले कार्बन होंगे, उनके ऊपर लगे हुए जो एटम है वो कैसे होंगे, डिफरेंट एटम होंगे। अब हमें यहाँ चेक करनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैसे करेंगे, देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमने लिया HCl, HCl। सेकेंड कंपाउंड हमारे पास है HCl, HCl, ठीक है। ये है, ये तो हमने देख लिया यहाँ तक, ये हमने देख लिया कि जो हमारे यहाँ पे क्या है, एलिन है, साथ में क्या है, टर्मिनल कार्बन है, उनके पास दोनों डिफरेंट एटम यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हमें चेक क्या करना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यदि इवन है, यदि
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होगा, ऑप्टिकल आइसोमर से शो करेगा मॉलिक्यूल। यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है, यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है तो वहां पे GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वहां पे नहीं होगा। ठीक है, यदि पहली कंडीशन देख रही है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या नहीं है। ठीक है, टर्मिनल कार्बन पे 2 डिफरेंट एटम होने चाहिए, वो भी है। अब नेक्स्ट हमें स्टेप देखना है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो वहां पे ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ओड है तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स इन बाइफिनाइल। देखो इसमें क्या होगा, बाइफिनाइल यानी कि फिनाइल के 2 स्ट्रक्चर, ये, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इस टाइप से भी। ठीक है, ये देखो यदि यहां पे यदि सेम कंपाउंड सेम एटम लगे हैं तो यहाँ पे हम एक लाइन पास करेंगे इमेजिनरी प्लेन, क्या होगा, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो ये मॉलिक्यूल होगा हमारा सिमेट्रिकल नेचर का, सिमेट्रिकल नेचर का मॉलिक्यूल होगा तो ये होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है देन वो होंगे हमारे पास एसिमेट्रिकल नेचर के और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो हमारे पास बाइफिनाइल में 2 फिनाइल होंगे, साथ में वहां पे लगे हुए एटम इधर लगा लो चाहे कहीं भी लगा लो, हमें देखना क्या है, यदि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट होगा हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर। 3 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजो कंपाउंड एंड अब करेंगे रेसिमिक मिक्सचर को। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होगा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D और L और इक्वल मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर, इक्वल मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर। देखो यदि हम बात करें सीधे तो वो होगा यहाँ पे 50% D एंड 50% L, यानी कि 50% होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% होगा लेवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हमने रिप्रेजेंट किया था प्लस से, लेवो रोटेटरी को क्या था, माइनस से। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में रोटेशन होगा राइट साइड में, राइट साइड में लाइट का रोटेशन था राइट साइड में और लेवो में था लेफ्ट साइड में। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो यहाँ पे COOH HOH HOH COOH। यदि हम इनकी नंबरिंग करेंगे, पहले C2 कार्बन पे करेंगे, नंबरिंग करेंगे तो देखो ऑक्सीजन फर्स्ट, सेकंड, कार्बन के साथ होगी ऑक्सीजन सेकंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। ठीक है, यदि हम इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पे फोर्थ कहाँ पे है, हॉरिजेंटल पे, हॉरिजेंटल पे फोर्थ है तो हमें रोटेशन करवाना है 3 2 1। किधर होगा 3 2 1, यहां तक है 3 2 1 गया। अभी रोटेशन कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वो होगा हमारे पास आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट की हम बात करें 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या होगा 4, हॉरिजॉन्टल पे है तो रोटेशन करवाएंगे 3 2 1, तो यहाँ पे होगा 3 2 1। कैसे है ये रोटेशन, ये होगी हमारे पास एंड, अरे यार ये होगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी एस कॉन्फ़िगरेशन।
आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन होंगे यहाँ पे, यानी कि 50% डी और 50% एल, या फिर हम कहें राइट साइड लेफ्ट साइड क्या होंगे, कॉन्फ़िगरेशन 50-50% होंगी रेसिमिक मिक्सचर में। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ये होगा रेसिमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये होगा एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब ये तो हमने दिखाया है आर एस। यदि हम बात करें रेसिमिक मिक्सचर में डी एल की, या मेनली हमें डी एल के बारे में ही बात करनी है, COOH HOH HOH COOH COOH HOH HOH, यहाँ पे हम करें यहाँ पे H, यहाँ पे OH OH, ये ठीक है, ठीक है। ये हो गए राइट साइड। अच्छा ये इधर OH, देखो इसमें क्या है, OH किधर है, राइट साइड, तो क्या होगा D, क्या होगा डी कॉन्फ़िगरेशन। इधर लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगा L, तो क्या हुआ, ये हम देखेंगे दो कंपाउंड के बीच में, किसमें देखेंगे, दो कंपाउंड के बीच में हम देखेंगे, तो इसीलिए होगा ये एक्सटर्नल कंपनसेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर कनेक्शन, इंटरमोलिकुलर कनेक्शन, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये कनेक्शन देखेंगे, और मीजो कंपाउंड में हमने देखा था एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्लियर यहाँ तक, जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होगा उसकी डेफिनेशन याद रखना, 50% डी और 50% एल होगा यहाँ पे, साथ में ये होगा एक्सटर्नल कंपनसेशन, वे किसकी वजह से होगा, इंटरमोलिकुलर कनेक्शन की वजह से, यानी कि ये हम देखेंगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ये क्या था, हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही टाइप था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने 2 टाइप के बताया था, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो जो कॉन्फ़िगरेशनल था वहां पे था पाई बॉन्ड के थ्रू रोटेशन, ठीक है, पाई बॉन्ड के थ्रू। अब ये बात करें हम कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन में होगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, फ्रीली होगा, और पाई बॉन्ड के थ्रू जो रोटेशन होगा वहां पे क्या आएगा, रेस्ट्रिक्शन आएगा। क्या था, रेस्ट्रिक्शन था। क्लियर यहाँ तक सबको। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन होगा जो फ्रीली होगा, कॉन्फ़िगरेशनल में पाई बॉन्ड के थ्रू रोटेशन था, वहां पे क्या थी, रेस्ट्रिक्शन थी, जो हमने जीआई और ओआई में डिस्कस कर ली। मेनली हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया है हमारे रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन किसके, पाई बॉन्ड के थ्रू। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे हम बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वही सेम होगा, अरेंजमेंट यहाँ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब हमारे देखो कन्फर्मेशनल में ही है, यदि हम बात करें कन्फर्मेशनल के 3 इंपॉर्टेंट टाइप की, तो वो होंगे हमारे पास इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एंड गोची कन्फर्मर। कन्फर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट टाइप हैं, वो होंगे इक्लिप्स कन्फर्मर, गोची कन्फर्मर, एंड थर्ड होगा स्टैगर्ड कन्फर्मर, स्टैगर्ड कन्फर्मर। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप होंगे हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के। अब हम बात करें इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होंगे, वही 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम, 2 स्टीरियो आइसोमर्स लेंगे, जिसमें जो हमारा दोनों कार्बन के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के जस्ट पीछे होंगे, वो होंगे इक्लिप्स में। गोची में क्या होंगे, 60 डिग्री के एंगल के गैप में होंगे। कितना होगा, 60 डिग्री के एंगल के गैप में एटम प्रेजेंट होंगे। बात करें स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड में क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, या फिर कहें 180 डिग्री के डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। देखो
एक एग्जांपल से देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सबसे पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, ये होगा ब्यूटेन का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। अब ये करवाना है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन। तो हमें यहाँ क्या करना है, देखो क्या कहूंगा, ये फर्स्ट कार्बन, या फिर हम लिखें CH3 H H H H CH3, ये लिखा हमने ब्यूटेन का फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर है, ब्यूटेन का फिशर प्रोजेक्शन लिखा, ये होगा C1 C2 C3 C4, C1 2 3 4। क्लियर यहां तक। अब हमें क्या करना है, इसका ये तो है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन को हमें कन्वर्ट करना है। फिशर प्रोजेक्शन हमने डिस्कस किया, साथ में वेज डैश डिस्कस किया था प्रोजेक्शन। दो प्रोजेक्शन और होते हैं हमारे पास, एक होता है न्यूमन प्रोजेक्शन, एक होता है हमारे पास सी-शा प्रोजेक्शन। अब हम बात करें, यदि हम इसको न्यूमन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, चलो शीशा में कर देते हैं डायरेक्ट। ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा फ्रंट वाला, और ये होगा बैक वाला कार्बन। ये होगा बैक वाला कार्बन और ये होगा फ्रंट वाला कार्बन। फ्रंट वाला जो कार्बन होगा, ये हम ले रहे हैं फ्रंट एंड बैक वाले, क्या होगा इसके ऊपर, CH3 पहले हम लिखेंगे न्यूमन प्रोजेक्शन, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन से पहले हम बनाएंगे न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन प्रोजेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। ठीक है, न्यूमन प्रोजेक्शन। अब इस बेस पे हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे पहले। देखो तो ये होगा हमारा फ्रंट कार्बन, ये है फ्रंट कार्बन और ये होगा बैक कार्बन। ठीक है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। यहाँ पे क्या होगा बैक कार्बन पे, यहाँ है CH3, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये होगा CH3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 हाइड्रोजन 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 और CH3। ये तो हमारा है न्यूमन प्रोजेक्शन। अब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सी-शा प्रोजेक्शन में। वो कैसे होगा, ये हमारे पास से क्या था, फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। तो ये हमारे पास सर्कल, तो ये हमारा पास बैक कार्बन हमारे पास ये है बैक कार्बन। बैक कार्बन के क्या ऊपर CH3 और यहाँ पे लगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बात करें फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया, क्या लगा है यहाँ पे, यदि हम CH3 को यहाँ लगाए, CH3 और यहाँ है हाइड्रोजन और ये होगा हाइड्रोजन। तो हमने क्या कहा था, एक एटम के जस्ट ऑपोजिट हमारा दूसरा मतलब इसके जस्ट पीछे, एक एटम के जस्ट पीछे दूसरा एटम होगा, तो वो कौन सी कन्फर्मर होगा, इक्लिप्स। कौन सा कन्फर्मर होगा, इक्लिप्स कन्फर्मर। अब हमें करना क्या है, 60 डिग्री पर क्या करेंगे, इसे रोटेट करवाएंगे, 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे। 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे, देखो यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। 60 तक करवाना है तो 60 कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक, 60 यहाँ तक बनेगा। तो कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, CH3 H और ये बैक कार्बन है, बैक कार्बन के पीछे ऊपर जो CH3 है वो 60 डिग्री पे रोटेट करेगा। 60 डिग्री पे रोटेट करेगा तो हमारा CH3 आएगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन यहाँ से कहाँ जाएगा, 60 डिग्री पे यहाँ आएगा, और ये आएगा यहाँ पे।
कुछ इस टाइप से। ये हमने क्या है 60 डिग्री का रोटेशन करवाया है इक्लिप्स कन्फर्मर का। तो ये होगा हमारे पास है गोची, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट, फर्दर इसका 60 डिग्री पे रोटेशन करवाएंगे। 60 डिग्री पे रोटेशन करवाएंगे तो अब ये है 60 डिग्री, तो ये इसके हाइड्रोजन के जस्ट पीछे जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे, ये हाइड्रोजन इसे CH3 के जस्ट पीछे जाएगा। तो ये होगा हमारे पास, यहाँ पे है CH3H, और यहाँ पे गया, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। क्लियर यहाँ तक। फर्दर 60 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे, 60 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे। फिर से क्या दिख रहा है आपको, देखो ये भी है गोची, ये होंगे गोची। ये बात करें यहाँ पे क्या है, ये है पार्शियली स्टैगर्ड, पार्शियली स्टैगर्ड, और ये होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स कन्फर्मर। फर्दर 60 डिग्री पे हमने रोटेशन करवाया तो हमें मिलेगा बैक कार्बन, ये होगा फ्रंट कार्बन, यहाँ पे CH3H। अब क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन होगा अब कहाँ चला जाएगा, 60 डिग्री पे जाएगा फिर से, तो यहाँ 60 डिग्री पे जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आगे 60 डिग्री पे जाएगा, और ये CH3 यहाँ आएगा CH3। क्लियर यहाँ तक सबको। क्या क्या हमने, ये हमारा ब्यूटेन है। ब्यूटेन को हमने रिप्रेजेंट किया पहले फिशर प्रोजेक्शन पे, यानी कि 3D को हमने 2D पे रिप्रेजेंट किया। देन हमने इसका क्या है न्यूमन प्रोजेक्शन, न्यूमन प्रोजेक्शन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट कार्बन हमारा उसे डॉट से रिप्रेजेंट किया, और बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट किया, तो इनकी पोजीशन हमने रख दी न्यूमन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे इसे क्या करेंगे, 60 डिग्री पे रोटेट कराएंगे। ये होगी हमारी इक्लिप्स। इक्लिप्स कन्फर्मर वो होती है कि एटम के जस्ट पीछे कोई हो दूसरा एटम। 60 डिग्री पे रोटेट कराएंगे तो कहाँ पे जाएगा, 60 डिग्री पे जाएगा, हमें मिलेगा पार्शियली स्टैगर्ड। नेक्स्ट हमने फर्दर 60 डिग्री पे रोटेट करवाया तो हमें मिलेगा पार्शियली इक्लिप्स। फर्दर 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे तो हमें मिलेगा फुली स्टैगर्ड, ये होगा फुली स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है कि ये देखो क्या है, ये CH3 इसके जस्ट सामने है, यानी कहें ओपोजिट है, कितने डिग्री एंगल पे है, 180 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है। तो ये होगा हमारा फुल्ली स्टैगर्ड। अब हम बात करें कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कन्फर्मर होगा, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा हमारे पास कन्फर्मर वो होगा स्टैगर्ड का। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड, देन होगा गोची, और देन होगा इक्लिप्स, देन होगा इक्लिप्स। क्लियर। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड, देन गोची, देन इक्लिप्स। इक्लिप्स सबसे कम स्टेबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है CH3 और इसके साथ में क्या है CH3, दोनों एक दूसरे क्या है जस्ट पास है। इनमें क्या होगा रिपल्सन होगा, इनमें होगा रिपल्सन, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। स्टैगर्ड में एक क्या है एक दूसरे के पास बिल्कुल ही है, दूर दूर है, यहाँ पे क्या होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिपल्सन होगा नहीं। तो स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन गोची, देन इक्लिप्स। एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे हम, एनर्जी का ऑर्डर इसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। देन ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इक्लिप्स में, देन गोची में, देन स्टैगर्ड में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छी भी लगी होगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे इनके PYQ, जो हमारा पीछे वाला चैप्टर था नोमेनक्लेचर, उसके भी साथ में स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर की भी नेक्स्ट क्लास में हम नीट PYQ, देन हम JEE मेंस के PYQ करवाएंगे। उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो वो भी हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।